दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार क्लास। जिस प्रकार से अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपको याद हो पिछली क्लास में कि ये जो चीज़ आपने पढ़ी थी कि सबसे पहले आपने डायोड पढ़ा, डायोड वाल्व, और सबसे पहले वाल्व के बाद डायोड वाल्व के बाद अपने पे ट्रायोड से बाद अपन पहुँचे थे टेट्रोड के बाद पहुँचे थे पेंटोड तक अपन ने पढ़ा। उसके बाद में जिस चीज़ को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है, अब क्या होता है कि पेंटोड तक पहुंचने के बाद वहाँ पर अपन आदर्श स्थिति में पहुंच गए थे। आइडियल स्थिति में मतलब उसकी एफिशिएंसी अधिकतम 100% दे दी थी। ठीक है, तो आपसे यूँ पूछा जाता है कि अगर आदर्श शब्द किसी के लिए यूज लिया गया तो आप बता सकते हो कि पेंटोड की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 100%। आदर्श का वर्ड आते ही 100% एफिशिएंसी आ जाएगी, लॉस शून्य आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको बताना, तो आदर्श वाले में जो है लॉस क्या होगा, शून्य होगा इस केसेस को। तो आदर्श में अपन वहाँ उसको पहुँच गए थे पेंटोड तक। लेकिन पेंटोड तक पहुँचने के बाद आपने देखा, पिछला वीडियो देखना, इसको देखने से पहले ये बात आप जरूर ध्यान रखें, नहीं तो ये वाला जो वीडियो आपको थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम समझ में आए। मैं आपको बताता हूँ मल्टी का मतलब बहु। अब यहाँ पर बहुखंडित जो वाल्व है वो क्या है, खंड, अनेक खंडों में। तो यहाँ पर बटे हुए वाल्वों का ही जिक्र कर रहे हैं कि जो कौन कौन से खंडों में अपन बटे हुए हैं, और उनका सारा का सारा आज विस्तार से अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से, इसको बोलते हैं मल्टी यूनिट वाल्व। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टी यूनिट वाल्व। तो लिखिएगा मल्टी यूनिट वाल्व। मल्टी का मतलब होता बहु, बहुखंडित वाल्व। क्या हुआ था कि आदर्श तक पहुंच गए थे पेंटोड के विकास के बावजूद। पेंटोड के द्वारा एक ही प्रकार का कार्य किया गया, देखिए अनेक प्रकार के कार्य के लिए, क्या एक से अधिक कार्य के लिए अपन को कई प्रकार के और वाल्व प्रयोग में लाए जिन्हें बहुखंडित कहा गया, जिसमें कई प्रकार के खंड बनाए गए जिन्हें बहुखंडित कहा गया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगी, इसकी जो परिभाषा बनेगी वो यहाँ से बन जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसी परिभाषा, तो यहाँ लिखेंगे कि पेंटोड के विकास के बाद, पेंटोड के विकास के बाद पेंटोड के विकास के बाद, देखिएगा यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन वही बात कर रहे हैं कि पेंटोड के विकास के बाद एक से अधिक कार्य करने हेतु अनेक खंडों में बने वाल्वों का प्रयोग किया जाने लगा जिसे बहुखंडित वाल्व कहा गया। ये लीजिएगा, ये इसकी पूर्ण डेफिनेशन होगी आपके सामने कि पेंटोड के विकास के बाद एक से अधिक कार्य करने हेतु अनेक खंडों में बने वाल्वों का प्रयोग किया जाने लगा, और यहाँ पर किया जाने लगा जिससे उसे बहुखंडित कहा गया। और बहुखंडित एक नहीं, कई प्रकार के होते हैं, जो कि आपके सामने मैं यहाँ पूरा विस्तार से अलग अलग करके बता देता हूँ, जो आपको स्पष्ट रूप से हो जाए। चलिए, तो अलग अलग करके अपन यहाँ इसको पढ़ते हैं। तो आइए मेरे सामने तो पढ़ते हैं। चलिए आगे ये उतार लो आप इसका, 1 मिनट पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले नेक्स्ट पेज में ले लेंगे, लेकिन नेक्स्ट में तो पूरा आ जाएगा, मैं आपको सेव कर देता हूँ आगे, तो अगला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो पिछला जो मैंने पढ़ाया था वो था। अच्छा, यहाँ मैं बात करता हूँ तो इसमें एक चीज़ तो आपको क्लियर आएगी अब समझ में। तो ये चीज़ आपने यहाँ उतार ली, तो मैं आपको आगे बात करता हूँ इसी में। चलिए, कर गया है, अब आगे बात करते हैं। इसी में ही मैं यहाँ पर मल्टी की ही बात कर रहा हूँ। मल्टी में कई चीज़ें चलेगी जिस पर अपन को ध्यान देना है। अब बहुखंडित जो है कई प्रकार के आते हैं जिस पर अपन को परिचर्चा करनी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको बहुखंडित पर अनेक प्रकार पर ले चलते हैं। तो मल्टी की बात कर रहे हैं, और मल्टी में जो है आपके अनेक प्रकार के आएंगे, और उन सभी का अपन को यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ में, जिन पर अपन जिक्र कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। चलिए,
तो ये रहा अपना। अब इसमें एक बात तो क्लियर हो गई है ना, कि किस तरह से क्या क्या चीज़ होगी। तो एक सारणी बनाते हैं अपन पूरी पूरी नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ इसको मैंने डाल दिया, एक सारणी बनाते हैं। तो इसमें आइए मेरे साथ में डबल में ही। तो सबसे पहले इस सारणी पर अपन जिक्र करते हैं तो क्या आएगी, इधर देखिएगा जिस पर अपन जिक्र कर रहे हैं। तो ये रही आपकी यहाँ पर सारणी। अच्छा, तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ आपको ये बात तो समझना होगा कि भाई जो सारणी बनेगी आपकी वो कौन सी बनेगी, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने यहाँ जो सारणी बनाई इस पर ध्यान देंगे। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ को क्लियर कर इस चीज़ को क्लियर कर लेना कि सारणी कैसे बनती है आपकी, ठीक है। हाँ जी, देखो मैं बात करूँ तो यहाँ सबसे पहला जिस पर जिक्र किया था तो ये आपके सामने है, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए लिखिएगा, देखिए सारणी बना लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला जिस बिंदु पर अपन ध्यान दे रहे हैं वो आपके यहाँ पर सीरियल नंबर। इसके बाद में दूसरे नंबर का पॉइंट जो आएगा, इसमें दो चीज़ें आएगी। एक तो इसमें जो नाम है यहाँ मल्टी वाले, उनका नाम कौन कौन सा है, इसका यूज कौन कौन सा है। इस पर और ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं देना, बस इतना सा की देना है, नाम और यूज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जिस पर अपन जिक्र कर रहे हैं वो है सीरियल नंबर। कौन सा है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कौन सा होगा इस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ सबसे पहले जिस चीज़ का अपन को जो जिक्र करना है वो है सीरियल नंबर, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा सीरियल नंबर। तो ठीक है दोस्तों, आइए मेरे साथ में सीरियल नंबर पर अपन बात करते हैं। तो लिखिएगा यहाँ सीरियल नंबर बात कर रहा हूँ। तो सीरियल नंबर में यहाँ आएगा, देखिएगा मल्टी, जो बहु खंडित वाल्व, ठीक है, बहु खंडित वाल्व। अपन जिसका जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, अपन लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं वो हो बहुखंडित वाल्व, और उसका जो है यूज, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो ये बात आपको देखना पड़ेगा। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो कौन कौन से होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। जो पहला नंबर का जो है आपका वो है डबल डायोड, ठीक है जी। आ जाइए डबल डायोड, तो यहाँ लिखते हैं डबल डायोड। डबल डायोड क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा। इसका जो यूज करते हैं मल्टी वाइब्रेटर में करते हैं। किस में करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर, मतलब ये लीजिएगा मल्टी वाइब्रेटर पहले। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। और इसके अलावा दूसरा नंबर का है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब दोनों को आपको यहाँ समझना है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी किसे कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर डबल का मतलब आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से जो है तीसरा भी आ जाएगा। तो तीसरा है ट्यून डायोड। क्या था, ट्यून डायोड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ट्यून डायोड का अगर जिक्र करते हैं तो इसका कहाँ पर करते हैं, एफएम डिटेक्टर में, ठीक है। एफएम सुना होगा ना आपने, एफएम डिटेक्टर में इसका एफएम के लिए जो डिटेक्ट करता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है एफएम डिटेक्टर में किस प्रकार के डायोड का उपयोग करेंगे, तो आपको बताना ट्यून डायोड। क्या बताएंगे, ट्यून डायोड। तो यहाँ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आप और आता है क्रम से, इसी क्रम में आपको पढ़ना है। देखिएगा डबल डायोड, कितने डायोड, और साथ में इसमें क्या लिया गया, ट्रायोड। डबल डायोड और ट्रायोड, इस तरह से आप समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो डबल डायोड ट्रायोड का उपयोग कहाँ करेंगे, तो यहाँ एएफ एम्पलीफायर में पहला कहाँ करेंगे। एक तो डिटेक्टर जो आपका है इसी, है ना, डिटेक्टर में तो इसका यूज करेंगे। एवं इसके अतिरिक्त जो है क्या होता, एएफ, है ना, एएफ एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर प्रवर्धक, ठीक है। तो प्रवर्धक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, प्रवर्धक एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर, ठीक है जी। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। तो ये है आपका एम्पलीफायर में। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि क्या क्या स्टेप होगी, ठीक है। एक और इसी क्रम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा डबल का तो डबल ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और डायोड की जगह डायोड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर जो है ट्रायोड था तो यहाँ पेंटोड लिख दिया। क्या लिख दिया, पेंटोड। अब पेंटोड तो यहाँ पर लिखा है डबल डायोड पेंटोड। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, एक तो यहाँ पर ध्यान रखना सेम ही चीज़ है। अब सेम चीज़ का मतलब इसका जहाँ यूज किया जा रहा है उसका ही यहाँ पर भी यूज किया जा रहा है। तो एक तो आता है डिटेक्टर, क्या था, डिटेक्टर। एक तो आता है इसमें डिटेक्टर। डिटेक्टर की बात करते हैं तो इसमें आपको यहाँ ध्यान देना, ये रहा डिटेक्टर, ठीक है ये। और एवं एक और चीज आता IF, क्या आता IF,
एफ एम्पलीफायर, ठीक है, आई एक एम्पलीफायर, ठीक है जी, एम्पलीफायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका जो यूज करेंगे आई एफ एम्पलीफायर में किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है डबल डायोड पेंटोड में, तो एफ एम यहाँ डिटेक्टर एवं आई एफ एम्पलीफायर, तो आपसे पूछ लिया जाता है आई एफ एम्पलीफिकेशन में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है यहाँ पर पेंटोड वाला। कौन सा? डबल। दोनों ही डबल है, लेकिन एक में ट्रायोड है, एक पेंटोड है। तो इनका यूज करके मल्टी बहुउद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया, तो अलग अलग के लिए अलग अलग यूजेज कर रहे हैं अपन, और उसी आधार पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट चलिए, अगला है ट्रायोड हेक्सोड, ठीक है। तो ये है ट्रायोड हेक्सोड। अब आपको ट्रायोड हेक्सोड की अगर बात करते हैं तो इसका यूज कहाँ करेंगे? आवर्ती परिवर्तक में करेंगे। क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी परिवर्तक में। तो यहाँ लिखना है आपको आवर्ती प्रवर्तक में यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो आवर्ती प्रवर्तक में इसका यूज किया जाता है। तो ये बात आपको देखना है, इस तरह से एक एक चीज क्लियर करना। एक और आता है, तो इसमें आप देखिएगा नेक्स्ट बीम पावर। क्या था? बीम पावर। बीम पावर का मतलब क्या हो? टेट्रोड। अब टेट्रोड की बात करते हैं तो ये रहा टेट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर बीम पावर टेट्रोड, पावर शब्द आया तो इसका मतलब पावर ही आएगा इसमें कहीं ना कहीं। तो ए एफ एम एंड और आई एफ, ठीक है, आई एफ पावर मतलब शक्ति, एम्पलीफायर, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से होगी। तो यहाँ पर एफ हो गया और इसके बाद में क्या होगा? आई एफ हो गया। दोनों के लिए पावर एम्पलीफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, और इसमें और आगे बढ़ेंगे, इसके बहुत सारे हैं जिनको अपन को पढ़ना पड़ेगा, और डायरेक्टली इसका यूज ही लिखना। ऐसे कैसे ज़्यादा कुछ जीवनी याद रखने की जरूरत नहीं कि नहीं चाहिए कि सर बहुत सारा, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ नाम और यहाँ ये इनका आप डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। आगे और बात करते हैं सुपर कंट्रोल ट्यूब। ये है आपका सुपर कंट्रोल ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि सुपर कंट्रोल ट्यूब जो है इसका क्या कार्य है? उच्च सिग्नल ओटता पर, उच्च सिग्नल ओटता पर देखो यहाँ साफ साफ देखो, उच्च सिग्नल ओटता पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ जो कंडीशन से अप्लाइड है वो आपको देखना है। तो उच्च सिग्नल ओटता पर, कंडीशन तो आपको क्लियर है कि सामने आ रहा, लेकिन कंडीशन आपको ये भी देखना है कि कैसी है। तो सुपर कंट्रोल ट्यूब की बात करते हैं, उच्च सिग्नल ओटता पर एम्पलीफिकेशन के लिए, किसके लिए? एम्पलीफिकेशन के लिए। तो पावर एम्पलीफिकेशन पर, पावर एम्पलीफिकेशन चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एम्पलीफिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ मैंने जो बताया है बहुत सारे बिंदुओं पर अपन परिचर्चा की है। तो सबसे पहला नंबर का डबल डायोड की बात की, तो यहाँ पर मल्टी वाइब्रेटर पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य में इनका उपयोग करेंगे। इसके बाद आता है कि दृष्टि ट्यून की बात करते हैं, तो यहाँ डबल वाला क्लियर हो गया। तो डबल की बात, ट्यून में आपके एफएम पाया जाए, एफएम डिटेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको आता है तो डबल डायोड और ट्रायोड, तो इसका डिटेक्टर एवं एफएम प्रवर्धक होता है एम्पलीफायर में, ठीक है जी। इसके बाद आता है डबल डायोड पेंटोड में जो है डिटेक्टर एवं आईएफ एम्पलीफायर। यहाँ एएफ था, वहाँ आईएफ है, दोनों में कुछ खास अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रायोड को एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो है आवर्ती प्रवर्तक में परिवर्तक में आप काम आता है, ठीक है। परिवर्तक की जगह परिवर्तक लिखना, परिवर्तक है ना, प्रवर्तक एम्पलीफायर भी होता है, ठीक है। ये क्या नाम से, वो प्रवर्धक अलग चीज, तो परिवर्तक मतलब बदलने वाला, वेरिएबल वाला, ठीक है। इसके बाद आता है बीम पावर टेट्रोड, इसमें एएफ है और यहाँ आईएफ, दोनों में ही इसका यूज करते हैं पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। और लास्ट में यहाँ अगला जो दिया है मैंने, सुपर कंट्रोल ट्यूब, उच्च सिग्नल ओटता पर पावर एम्पलीफिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रत्येक का यूज आपको मैंने बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, फिर आगे बात करें। तो नेक्स्ट फिर से आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह से यहाँ पर वही पॉइंट आपके लिए मैं बना देता हूँ। पहली बात तो आपके सामने जो है, जिस तरह से देखिएगा, ये लीजिएगा, ये पॉइंट आपके सामने, यहाँ पर वही वाल्व और इसका यूज आपके सामने लिखेंगे आगे इसी क्रम में। 8वें नंबर का है आपके सामने यहाँ पर कोल्ड कैथोड ट्यूब,
कैथोड ट्यूब। तो एक तो आता है इसका यूज ध्रुवता प्रदर्शक में, ध्रुवता प्रदर्शक, ध्यान रखना प्रदर्शक, तथा वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ ये आपको ध्यान देना है। इसी क्रम में और आगे तो कोल्ड कैथोड ट्यूब का आपको पूछे तो ध्रुवता मतलब पोलराइजेशन प्रदर्शित करना है। तो भाई प्लस और माइनस जो प्रदर्शित करता है ना, इसको प्रदर्शित करना तथा वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज का जो रेगुलेटर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। अगला है फोटो ट्यूब। तो अब फोटो ट्यूब क्या होता है, यहाँ पर फोटो ट्यूब, अब नाम ही इसका फोटो ट्यूब है तो प्रकाश से संबंधित होगी। तो इसका आंसर जो होगा प्रकाश, आंसर का मतलब उपयोग जो होगा प्रकाश सुग्राही मतलब सेंसिटिव, सुग्राही, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोटो ट्यूब के रूप में तो ये चीज आपको देखना पड़ा, प्रकाश सुग्राहिता सेंसिटिव, सेंसर ट्यूब के रूप में, यूं समझो आप, सेंसर ट्यूब के रूप में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से अपन यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हो। तो इसका जो यूज करते हैं तो वो प्रकाश सुग्राही के लिए, प्रकाश बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन में, तो ये पता चल जाता था फोटो जो है, क्योंकि फोटो जो ट्यूब है वो ये फोटो डायोड का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो वो भी आपके जो है इस तरह से होता है कि केवल प्रकाश से ही संचालित होता है। तो उसी तरह से ये यूज आता है। नेक्स्ट आपके लिए अगला लीजिए मरकरी वाष्प, मरकरी वाष्प ट्यूब। इसका यूज कहाँ करेंगे, पावर दिष्टकारी के रूप में, इसका यूज करेंगे पावर दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी के रूप में मतलब पावर जो एम्पलीफायर है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो यूज करेंगे पावर दिष्टकारी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब आगे देखिएगा थायरेट्रॉन, थायरेट्रॉन ट्यूब। तो इसका उपयोग किया जाता है मोटर नियंत्रण, मोटर की गति नियंत्रण में, मोटर गति नियंत्रण में समझ लो आप, अर्थात मोटर नियंत्रण प्रणाली, यूँ समझिएगा मोटर नियंत्रण प्रणाली। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका जो यूज कहाँ करते हैं, तो मोटर नियंत्रण प्रणाली में करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ यही बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ का सीधा सीधा उपयोग बता रहा हूँ, और यही क्वेश्चंस इसमें पुटअप होते हैं। साफ साफ शब्दों में कहे तो जहाँ से जितने जिस प्रकार से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं तो उनको मैं पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है, देख पा रहे हो। नेक्स्ट आप, तो ये रहा आपके सामने अगला इग्निट्रॉन ट्यूब। इग्निट्रॉन ट्यूब का मतलब इग्निशन ट्यूब होता है एक तरह से। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल वगैरह में भी करते हैं, है ना। जो इग्निशन ट्यूब आपके आती है, जो क्या अधिक धारा प्रदान करने वाली ट्यूब, अर्थात अधिक धारा प्रदान करने हेतु इसकी उपयोगिता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो इस तरह से एक एक चीज को आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, सारी की सारी चीजें। ट्यूनिंग इंडिकेटर अगला है, ट्यूनिंग इंडिकेटर। ट्यूनिंग इंडिकेटर किसे कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये रहा ट्यूनिंग इंडिकेटर। अब ट्यूनिंग इंडिकेटर का मतलब होता क्या है, ट्यूनिंग, तो ट्यूनिंग का मतलब क्या होगा, ट्यूनिंग इंडिकेटर की अगर बात करें तो ये क्या है, तो यहाँ पर देखो जो रिसीवर होता है ना अपना एंटीना में, जहाँ पर देखा आपने तो रिसीवर लगा रहा था आपने यहाँ पर, तो रिसीवर को सही ट्यूनिंग देने हैं, तो रिसीवर इसका रिसीवर को सही ट्यूनिंग देने हैं, तो ये इसका कार्य है। अब आपने यहाँ तक तो देख लिया, रिसीवर को सही ट्यूनिंग देना, तो इसका ही उपयोग करेंगे, किसका, ट्यूनिंग इंडिकेटर का। अब आता है लास्ट में जो है कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ पर आते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसका जो यूज करते हैं ओसिलोस्कोप में, कहा ओसिलोस्कोप पर एक जगह, वह टीवी रिसीवर में दृश्य प्रदर्शक ट्यूब के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ जो है आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर कैथोड रे नेगेटिव ऑसिलोस्कोप, मतलब ऑसिलोस्कोप का कार्य आप जानते हो, जो अपन वेव प्राप्त करते हैं कि ऐसी है कि डी से, इसी से देख सकते हैं, नंगे आंखों से नहीं देख सकते, तो ये ऑसिलोस्कोप मतलब 2 लित्र होता है, ठीक है। और इससे विभिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी भी प्राप्त की जाती है, तो ये आपका होता है। तो टीवी रिसीवर जो है, टीवी में रिसीवर है तो उसमें दिखाई देना है आपको कि दृश्य प्रदर्शक ट्यूब के रूप में, तो ये आपको जो दिखाई देता है वो यही देता है, पिक्चर ट्यूब जिसको कहते हैं एक तरह से, तो वो यहाँ पर ये बनी होती है। तो कैथोड रे ट्यूब जो है आपकी ये आपको होती है, तो यहाँ इस तरह से कई जगह यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में बात करें तो अब जो है इन सभी का उपयोग लगभग समाप्त हो चुका है। केवल इसका यूज किया जाता तो टीवी में किया जाता। कहाँ पर, अगर इनका यूज की ही अगर मैं बात करूँ तो केवल टीवी में इसका यूज किया जाता, और कहाँ करेंगे, किस जगह करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बाकी जगह उपयोग नहीं करते हैं, और अब इसकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो गई। इनका उपयोग जो सॉलिड स्टेट युक्ति होते हैं, सॉलिड स्टेट में मतलब अर्धचालक हो गए। अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालकों की बाद में जैसे डायोड आ गए, डायोड के बाद में जैसे रेक्टिफायर्स आ गए, रेक्टिफायर के बाद में जैसे ट्रांजिस्टर आ गए, ट्रांजिस्टर के बाद में जैसे थायरिस्टर आ गए, थायरिस्टर के बाद में अनेक प्रकार के जो है आपके रेजिस्टर वगैरह, बहुत सारे जो सॉलिड स्टेट युक्तियाँ आ गई है। तो वो जो सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट नहीं होती थी, अब ये सॉलिड स्टेट जब आ रही है तो इनकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो गई। वर्तमान में केवल यूज किया जाता है तो यहाँ टीवी में इसका उपयोग किया जाता है, बाकी और कोई जगह इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो वर्तमान में जो यूज करते हैं तो केवल टीवी में, बाकी यहाँ इनकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आए इन पर भी परिचर्चा करते हैं, पर मैं नोट डाल के लिखाता हूँ एक। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट में मैं बताऊँ आपको, इसमें आगे बढ़ा तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ कोल्ड कैथोड रे ट्यूब का उपयोग ध्रुवता प्रदर्शक तथा वोल्टेज रेगुलेटर के परिपथ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा फोटो ट्यूब का कहा जाता है, ये एक सेंसिटिव ट्यूब है, तो इसका उपयोग प्रकाश सुग्राही सेंसिटिव ट्यूब के रूप में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा अगर आपसे कहा जाए तो मरकरी वाष्प, तो इसका मतलब पावर दिष्ट कार्य में इसका यूज किया था, पावर दिष्ट कार्य में किसका उपयोग किया जाता है, तो मरकरी वाष्प का, ठीक है। इसके बाद आप पूछते थायरिस्टोन ट्यूब, तो इसका मतलब मोटर की गति नियंत्रण में या मोटर को नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर थायरिस्टोन ट्यूब। इसके बाद इग्निशन का मतलब अधिक धारा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इग्निशन ट्यूब का, तो यहाँ आपको ध्यान रखना। इसका उपयोग ट्यूनिंग इंडिकेटर के लिए, रिसीवर को सही ट्यूनिंग प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ट्यूनिंग इंडिकेटर ट्यूब का। इसके बाद कैथोड रे ट्यूब CRT, तो ऑसिलोस्कोप और टीवी रिसीवर में दृश्य प्रदर्शक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे लिखेंगे इसमें ही नेक्स्ट पेज में, लीजिए। अब आपका जो नेक्स्ट पेज है इसी में ही अपन बात करते हैं कि नोट डाल करके लिखेंगे बिंदु। नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है कि वर्तमान समय में सॉलिड स्टेट युक्तियों ने सॉलिड स्टेट युक्तियों ने डायोड वाल्वों की उपयोगिता, डायोड शब्द न लिखकर के अपन सीधा वाल्वों की लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर है ना। मैं यहाँ इस डायोड शब्द को हटा देता हूँ, ठीक है। वाल्वों की उपयोगिता है ना। देखिए युक्तियों ने वाल्वों की उपयोगिता, कंटिन्यूस में उपयोगिता वाल्वों की, यहाँ पर ध्यान देना, वाल्वों की उपयोगिता वर्तमान समय में सॉलिड स्टेट युक्तियों ने वाल्वों की उपयोगिता खत्म कर दी है, अर्थात अब वाल्वों का प्रचलन कम हो गया है और उनका स्थान सॉलिड स्टेट डिवाइसों ने ले लिया है। जैसे जो भी अब वर्तमान में आ रहे हैं वो सारे अर्धचालक आ रहे हैं, तो उन्होंने ले लिया, IC ले लीजिएगा आप, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, जो भी है सारे के सारे उन्होंने ले लिया। तो इसका मतलब अब जो जा रहे हैं सारे बिंदु कहाँ जा रहे हैं,
सॉलिड स्टेट की ओर। अब बढ़ करके, लेकिन नोट में एक और बिंदु है, वर्तमान में आज भी टीवी रिसीवर में टीवी में जो यूज किया जा रहा है, टीवी में CRT कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो केवल जो है कैथोड रे ट्यूब का ही उपयोग किया जाता है, ये बची है, बाकी सभी की उपयोगिता लगभग यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं और इनका स्थान जो है सॉलिड स्टेट युक्तियों ने जो है ले लिया है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कैसे आता है इस पर चर्चा करते हैं। तो ये आपने उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। चलिए, अब क्वेश्चंस की कंडीशंस आपको समझना यूँ है। क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने, लीजिएगा। वर्तमान की बात चल रही है, प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है, तो इसमें यूँ पूछा गया कि वर्तमान समय में वाल्वों का स्थान किसने लिया है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस लिख दिया, लेकिन आपके ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे और कहाँ आया इस पर भी चर्चा करते हैं अपन। तो देखिएगा, सबसे पहले वाल्वों का स्थान जो है किसने लिया है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर, बिल्कुल ध्यान देना हम। दूसरा है IC, इंटीग्रेटेड परिपथ है ना, IC, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है ना, IC चिप। अच्छा, तीसरा एक और है जो आपको बताना है। यहाँ पर देखो, एक एक चीज को क्लियर करना है। यहाँ पर पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, वो था आपको ट्रांजिस्टर ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिए, ट्रांजिस्टर। और लास्ट में आपका यहाँ पर आता है रेक्टिफायर। और एक टेक्निकल हेल्पर में आया है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर इसमें आएगा डायोड। ठीक है, तो ये बताइए, तो आपको आंसर देना है। बच्चा जो है टेक्निकल हेल्पर 2018 जब 5वां क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन आता है, तो ये बात आपको क्लियर हो जाती है। इसमें आपको बताना था टेक्निकल हेल्पर 2018 में जो क्वेश्चन आया है वो देखिएगा। यहाँ पर सॉरी, इसमें एक जो है ऑप्शन से नहीं आया है, ठीक है, सॉरी, यहाँ इसमें ये नहीं था ऑप्शन यहाँ पर क्या था, एक ऑप्शन कौन सा था, रेक्टिफायर, एक पता नहीं कौन सी, इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे मान लीजिए इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, समझो लीजिएगा, ये इसको ऑप्शन कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए, मैं इसकी जगह आपके सामने एक और ऑप्शन रख रहा हूँ, वो था वहाँ पर सॉलिड स्टेट। जो ऑप्शन है वो लिख देता हूँ, सॉलिड स्टेट, ये ऑप्शन था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको, अब सॉलिड स्टेट युक्ति है, तो आपको यहाँ पर इसमें ये करोगे कि ये करोगे, अगर ये नहीं होता तो आप सीधा यहाँ पहुँच जाते। लेकिन अब आपको पास सामने ये है, तो सीधा आंसर यहीं पूछोगे सॉलिड स्टेट में, तो आंसर ये क्लिक कर लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया 5 ऑप्शन वाला, तो आपको ये क्लिक हो गया होगा, उम्मीद है। नेक्स्ट आप पेज पे लेते हैं अपना आगे सीधा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उस पर भी परिचर्चा कर लेते हैं साथ के साथ ही, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि मरकरी जो होता है, मरकरी वाष्प, ठीक है, मरकरी वाष्प। क्वेश्चन देखिएगा पूरा, एक मिनट ले लीजिएगा और क्वेश्चन पर चर्चा कीजिएगा पूरा विस्तार से। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तार से, तब जाकर के क्लियर होगा, अन्यथा मामला नहीं होगा। तो दोस्तों लिखिए, मरकरी वाष्प ट्यूब का उपयोग, बस खत्म, ठीक है। हाँ, लिखिएगा, शक्ति प्रवर्धन, दूसरा लिखिएगा प्रकाश सेंसर, तीसरा आवर्ती परिवर्तक, ठीक है। और चौथा है यहाँ पर AF एम्पलीफायर प्रवर्धक। अब ऐसे ऑप्शन जब आते हैं
तो डीएमआरसी में, तो फिर आपका मामला गड़बड़ होता कि नहीं होता। तो इस टाइप के ऑप्शन जब आपसे पूछे जाते हैं तो फिर क्या होता, अरे यार ये क्या हो गया। तो इस टाइप से आपसे देखा जाता। तो यहाँ पर आपको देखना, तो पावर एम्पलीफिकेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो साफ शब्दों में अगर आप पूछे तो पावर एम्पलीफिकेशन इसका यूज करते हैं। पावर एम्पलीफिकेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो उससे छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, उतारो। अब आता है आगे इसमें कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस में ही कुछ नोट बिंदु दिखाता। तो वाल्व नंबरिंग का नाम सुना होगा आपने। लिखिए वाल्व नंबरिंग, वाल्व नंबरिंग, नंबरिंग क्या होता है। वाल्व नंबरिंग किसे कहते हैं, वाल्व नंबरिंग किसे कहते हैं, ये बात आपको। तो वाल्व क्या होता है कि अनेक प्रकार के वाल्व, अनेक प्रकार के वाल्व, ध्यान रखना वाल्व नंबरिंग की बात करें तो अनेक प्रकार के वाल्व बनने के बाद उन्हें प्रदर्शक व उपयोगिता प्रदर्शक के रूप में लिख लो, उन्हें प्रदर्शक हेतु देखिए यहाँ पर बनने के लिए उन्हें प्रदर्शक हेतु, ठीक है। यहाँ पर वाल्व की नंबरिंग की बात कर रहे हैं तो ये कंडीशन आपको देखें, उन प्रदर्शक हेतु जिस कंडीशन का उपयोग होगा वो देखना। अनेक प्रकार के वाल्व बनने के बाद उन्हें प्रदर्शक हेतु, ठीक है, देखिएगा प्रदर्शक हेतु क्या करेंगे, अंग्रेजी के अक्षर व अंकों का प्रयोग किया जाता है, अब आप समझ सकते हो अंग्रेजी का अक्षर व अंकों का प्रयोग मतलब ए से लेकर के जेड तक कुछ स्टेप के, और यहाँ साथ में जो अंक भी रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। इस टाइप के कुछ अंक भी प्रयोग लाते हैं तो साथ में ये ऐड कर देते हैं, अंक के साथ में ये चीज़ें हो जाती। तो इस टाइप से ऐड करके ए से जेड तक की जो कंडीशंस आपकी लागू हो जाती थी ये कहलाती वाल्व की नंबरिंग। उसी के आधार पर इनको जो है सुव्यवस्थित रखा जाता। अब यहाँ तक तो आपने बना लिया कि भाई ये तो था वाल्व नंबरिंग। तो वाल्व नंबरिंग किसे कहते हैं ये बात आपको समझ में, लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस पर अपन ध्यान देते हैं तो वो है, नेक्स्ट ऐड करता हूँ मैं अगले पेज में, एक और आता है वाल्व सॉकेट। अब वाल्व सॉकेट क्या होगा इस पर ध्यान से देखिएगा तो मैं बताता हूँ आपको वाल्व सॉकेट की क्या चीज़ आएगी। तो लिखिए वाल्व सॉकेट, अब आप क्लियर कीजिएगा यहाँ वाल्व सॉकेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वाल्वों को किसी भी परिपथ से संयोजित करने के लिए सॉकेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा वाल्वों को परिपथ संयोजन हेतु सॉकेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कंडीशंस आपके साथ हो जाती है। तो यहाँ वाल्वों को परिपथ संयोजन हेतु यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं तो परिपथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर देखिएगा संयोजन के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो सॉकेट कहलाता है। अब सॉकेट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार में जैसे आपसे बात करते हैं तो पहला नंबर पर आता है यहाँ पर 4 पिन बेस सॉकेट, कितने पिन, 4। दूसरे नंबर पर 5 पिन बेस, और छठे नंबर पर अगर बात करते हैं तो 6 पिन बेस, और 7वें नंबर पर अगर बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी 7वें 5 चौथे नंबर पर ये सब 4 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। 7 पिन है ना, 7 पिन ये लीजिएगा 7 पिन बेस, 7 पिन बेस, ठीक है। और यहाँ पर 5वें नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो आता 8 पिन ऑक्टल बेस,
इसको बोलते हैं 8 पिन को ऑक्टल बेस, ऑक्टल बेस, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको लिखिए ऑक्टल बेस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ना। और एक और आता है यहाँ पर 8 पिन, इसी में 8 में 2 होता है, 8 पिन रिम लॉक बेस, ये आपका आता है। और एक और आता है नावल पिन, क्या आता है, नावल, सॉरी 7वें नंबर पे नावल पिन बेस। अब आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हो कि किस आधार पर कौन कौन से आते हैं, तो एक एक चीज को क्लियर समझिए। तो सभी प्रकार से यहाँ 4 पिन होता है, 5 पिन होता है, 6 पिन होता है, जितना पिन इसमें लगे रहते हैं वाल्व में वो आपका उसी बेस का कहलाता है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। तो दोस्तों मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो आपको स्पष्ट रूप से हो रहा होगा। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि जो है यहाँ 4 पिन होता है, 5 पिन होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 8 में 2 होते हैं डबल, यहाँ ध्यान रखें 8 में एक। तो यहाँ पर अब आता है नोवल पिन। नोवल पिन का यूज कहाँ करते हैं, ये क्वेश्चन से एग्जाम आया इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो लिखिए क्वेश्चन भी, तो लिखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ क्वेश्चन ये है, टीवी रिसीवर की पिक्चर ट्यूब के साथ वाल्व सॉकेट उपयोग होता है। क्वेश्चन देखिएगा, DMRC 2019, ठीक है। पहला ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्टल। चतुर्थ, वहाँ लैंग्वेज ऐसी थी, सी नोवल, आगे डी उपरोक्त सभी। अब आप कीजिएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ टीवी रिसीवर के लिए जिसका यूज करते हैं, ये शब्द आपको ध्यान रखना पिक्चर ट्यूब में जिसका यूज करते हैं, तो नोवल पिन बेस होता है, ठीक है। नोवल पिन बेस वाला होता है, तो नोवल यहाँ पर दे रखा था। तो ये आपको देखना, इस टाइप से क्लिक करना था। अब क्वेश्चन आया DMRC में आया तो आपके 1 नंबर दे गया ना। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर कहीं से पूछ ली जाती है, इसलिए मैं कुछ छोड़ने का ये नहीं रखता, क्योंकि पूरा कराओ तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आने बात है। अब यहाँ वाल्वों में सारा विस्तार से पढ़ लिया, तो मेरा ये मानना है कि कुछ वाल्वों पर अपन ऐसी परिचर्चा करें जिससे कि अपन को ये लगे कि भाई जितने भी अपने वाल्व है सारे के सारे, ये वाल्व ऐसे रहे कि इनमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी है। जैसे मैं एक नेक्स्ट क्लास में लूँ आपको इसमें, तो एक कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है यहाँ पर कुछ वाल्व ऐसे होते हैं, देखिए सारे के सारे वाल्वों में कोई नहीं कोई चीज़ जो है आपकी कांस्टेंट। तो 3 प्रकार के कांस्टेंट जो है आपके इसमें, ठीक है। तो वाल्व कांस्टेंट उसको नाम से डालते हैं, क्या तो चैप्टर का नाम लिखेंगे अपन यहाँ, वाल्व कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, हिंदी में अगर बात करते हैं तो वाल्व नियतांक। अब वाल्व नियतांक किसे कहेंगे दोस्तों, ये बात आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वाल्व नियतांक, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। अब वाल्व नियतांक की कंडीशन तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो वाल्व नियतांक कितने प्रकार के होंगे, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा विस्तार से। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तीनों को ही विस्तार से बताता हूँ आपको। देखिएगा, सबसे पहले जो है सीरियल नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, और ये लीजिएगा पहला आपका यहाँ और दूसरा यहाँ। चलिए इस आधार पर अपन बात करते हैं। तो पहला है यहाँ पर, देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और वही चीज़ अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे लेकर चलता हूँ। तो सीरियल नंबर से अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आता है एनोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका एक यहाँ पर एनोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। दूसरा है ट्रांस कंडक्टेंस,
ये बात आप। और तीसरा है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये आपको देखना। तो इस तरह की कंडीशंस आपके सामने हो जाती है। तीन से पहला उपनाम देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 उपनाम। उपनाम में इसका उपनाम है यहाँ, सॉरी इसके लिए ये ऑप्शन नहीं है, निकनेम में आपको यहाँ पर इसी में क्लियर करता, एक ऑप्शन और बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, कोई बात नहीं। तो यहाँ उपनाम, इसका जो निकनेम है दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊँ तो प्लेट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं इसको। जो जानते हैं वो प्लेट प्रतिरोध के नाम से, प्लेट प्रतिरोध कहते हैं इसको, ठीक है, प्रतिरोध इसको कहते हैं। ट्रांस कंडक्टर का मतलब होता है यहाँ पर जो पारस्परिक चालकता, पारस्परिक चालकता, ठीक है। नेक्स्ट, और एक तरह एम्पलीफायर फैक्टर मतलब प्रवर्धक गुणांक। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना, सारी की सारी तीनों को स्पष्ट कर का जो सूत्र बनता है या इसकी डेफिनेशन बनती है तो वो कैसे बनेगी, तीनों को अपन यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले प्लेट ग्रिड की बात कर रहे हैं, तो ओम का नियम क्या कहता है, प्लेट रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध जो है इसको ऐसे तरीके से याद रखो, ओम के तरीके से। अगर ओम के नियम के तरीके से याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको उसी के जैसा लगेगा। ओम का नियम क्या होता है कि V बराबर क्या होता है, बोलो IR। V बराबर क्या होता है IR, तो यही बराबर आपको इसी तरह से आपको याद रखना। तो जिंदगी में कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपको इस तरह से आप याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका यहाँ प्रतिरोध है तो सीधा बात है कि यहाँ प्रतिरोध होगा, तो ये R वाला शब्द आगे लूंगा तो R यहाँ पर आ जाएगा। तो बराबर क्या बचा, V अपन है ना। तो V अपन और यहाँ I, और V की जगह अगर मैं यहाँ ये नहीं लिखूँ E लिख दूँ तो E अपन क्या लिख दूँ यहाँ I, तो भी एक चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला हो गया ना आपके सामने, तो फॉर्मूला से ही आपका परिभाषा बन जाती है। अब परिभाषा जब बनती है तो किस तरह से बनती है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपको यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए देखिए एक मिनट और स्पष्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपके सामने ये जो R है एज इट इज R है, लेकिन इसकी R की मैं बात करूँ तो R भी कौन सा होगा, किस प्रकार का होगा, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, तभी तो क्लियर होगा ना। तो इसको आपको ये इतना सा कि देखना पड़ेगा कि भाई ये R तो रहेगा, लेकिन R में कौन सा, यहाँ आगे क्या दे रखा, P का मतलब प्लेट, तो RP, ठीक है, जरूर कोई दिक्कत नहीं। तो V की जगह अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं I। तो E की जगह जब I लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही रही कि भाई E की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, I और V लिख रहे हैं। तो ये तो आपको दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत है यहाँ क्या है, देखिएगा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या जो चीज़ है जिसका जिक्र अपन यहाँ कर रहे हैं, तो ये है यहाँ E लिख दिया आपने, और यहाँ पर भी जो है अपने बटे में क्या लिख दिया, I लिख दिया। ये समस्या नहीं है, यहाँ पर इसमें है डेल का मतलब होता है परिवर्तन, यहाँ पर भी इसमें क्या है डेल, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्लेट की। तो प्लेट के लिए यहाँ पर P, तो यहाँ पर भी P, तो दोनों जगह ही प्लेट। तो यहाँ पर प्लेट प्रतिरोध में जो आता है कि प्लेट प्रतिरोध में ओल्टता, हाँ, प्लेट प्रतिरोध में ओल्टता परिवर्तन एवं, देखो इसकी परिभाषा, एवं धारा परिवर्तन का अनुपात। प्लेट प्रतिरोध में ओल्टता परिवर्तन एवं धारा परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, आपका प्लेट रेजिस्टेंस कहलाता है। ये आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के थ्रू यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यही बनेगी, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपका यहाँ पर ये कहलाता है। तो यही आपका पारस्परिक चालकता क्या हुई। पारस्परिक चालकता की बात करते हैं, प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे को विलोम होती है सबसे पहली बात तो, और चालकता को अपन G से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब यहाँ विलोम होती तो ये कंडीशन जस्ट विपरीत आ जाएगी। विपरीत जब विलोम की है कंडीशन है तो इसका मतलब साफ साफ शब्दों में तो यही है, तो बराबर में विपरीत कंडीशन आ जाएगी। विपरीत में मतलब I यहाँ चला जाएगा, और एक मिनट देखिएगा, I अगर यहाँ चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि I यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, तो इसका मतलब ये है कि I जब यहाँ चला गया ऊपर, ये नीचे I आ रहा था ऊपर चला गया, बटे में क्या आएगा, यहाँ E आ जाएगा। अब E में दोनों में अंतर क्या, तो पारस्परिक चालकता को सबसे पहली बात तो इसको व्यक्त किससे करेंगे, ये बात आपको देखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है एक चीज तो आपको क्लियर होगी, इससे देखने पर आपको ये क्लियर होगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, G बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ऊपर तो P,
प्लेट, तो प्लेट का कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जी, तो जी। अब यहाँ जो है एम, इसको क्या पारस्परिक चालकता को जी एम से व्यक्त करते हैं बराबर यहाँ। अब इसमें जो परिवर्तन आएगा तो ये डेल आएगा, इसके आगे भी डेल आएगा, इसका मतलब इसकी परिभाषा ये बन जाएगी यहाँ पर जी एम बराबर होता है पारस्परिक चालकता बराबर होगा यहाँ पर, है ना, प्लेट की धारा में परिवर्तन एवं कंट्रोल ग्रिड, जी का मतलब कंट्रोल ग्रिड में उल्टता परिवर्तन का अनुपात पारस्परिक चालकता कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी पारस्परिक चालकता की। इसी प्रकार से यहाँ एम्प्लीफिकेशन प्रवर्धन की जो है गुणांक आ जाता है, परिवर्तन गुणांक क्या होगा, म्यू बराबर, यहाँ पर ध्यान देगा, हाँ प्रवर्धन गुणांक को अपन लिखते हैं म्यू, और म्यू से अपन यहाँ व्यक्त करते हैं तो म्यू बराबर होता है ई अपन में ई। अब यहाँ ई अपन में पी, यहाँ तो पी एक तो प्लेट का ई, और एक जो है जी मतलब कंट्रोल ग्रिड का जी, और यहाँ पर वही डेल का मतलब था परिवर्तन। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। इसकी परिभाषा होगी, इसका मतलब प्लेट में उल्टता परिवर्तन का एवं जो है कंट्रोल ग्रिड में उल्टता परिवर्तन का अनुपात यहाँ क्या कहलाता है, प्रवर्धन गुणांक कहलाता है। ये बात आपको क्लियर, तो इससे डेफिनेशन आपको यहाँ पर दे। अब यूँ पूछा जाता है कि इसका मात्रक होगा तो यूनिट लेस होगा, ये क्या होगा, क्योंकि वोल्ट से वोल्ट कर जाएगा, यहाँ इसका मात्रक वोल्टेज, इसका मात्रक वोल्ट से वोल्ट कर गया तो यूनिट लेस आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको हो जाएगी। तो मैं कुछ बिंदुओं पर आपको यहाँ पर नाम देता हूँ, तो देखिएगा आर यहाँ पर है, और आर में भी यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि पी आया, पी का मतलब प्लेट, पी का मतलब प्लेट। अब आरपी का मतलब होता है प्लेट प्रतिरोध, और प्लेट प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले प्लेट प्रतिरोध, प्लेट रेजिस्टेंस, इसका मात्रक रेजिस्टेंस जब भी आता है तो आपको ये ध्यान है कि ओम ही आएगा, क्या आएगा, ओम। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में जो है ये क्या है, ई, तो प्लेट यहाँ पर लिखेंगे ई पी, है ना। अब ई पे अगर डेल अगर बात तो डेल का मतलब होता है परिवर्तन। साफ शब्दों में अगर डेल शब्द में लिख दूं ये आप देखना, ये अगर डेल लिखा तो इसका मतलब होता है परिवर्तन। कहीं पर भी वर्ड आया डेल आया तो उसका मतलब होता है परिवर्तन, बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो डेल ईपी का मतलब क्या हो जाएगा, ईपी का मतलब होता है यहाँ प्लेट में ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विभव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आईपी का मतलब क्या होगा, है ना, प्लेट में धारा, प्लेट में धारा, ठीक है। यहाँ पर है ना, परिवर्तन का जब वर्ड दिया तो परिवर्तन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देगा आईपी, और यहाँ पर एक ईजी होता है। ईजी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ग्रिड ईएमएफ, ठीक है ये। और इसका मात्रक वोल्टेज होगा, क्या होगा, ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज, यहाँ सब का मात्रक क्या होगा, और धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी। अब यहाँ पर ईपी हो गया, तो ये आपका म्यू जो होगा, म्यू एक कांस्टेंट होगा, मतलब यूनिट लेस होगा, क्या होगा, यूनिट लेस। ये आपको ध्यान रखना, मात्रकहीन। इस तरह से आपको यहाँ पर क्लियर करना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे पूछ लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको कैसे बताना होगा, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन इशू बनता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वाल्वों से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल बन जाते हैं तो इनसे बनते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। अगर एज इट इज आपको दिया है तो यहाँ प्रतिरोध का आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं। इधर दिया है चालकता का, तो चालकता का याद रखना, चालकता और प्रतिरोध मैंने बता रखा सच। जब प्रतिरोध का यहाँ पर बता दिया तो चालकता का विलोम होगा, और विलोम होगा तो ये कंडीशन, और गुणांक का जब दोनों बराबर आ गया तो दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर यही चीज़ें आपसे पूछी जाती है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता तो आप मुझे लगता है कर दोगे, अब दिक्कत नहीं आएगी। बस दोस्तों पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यकीन से बोल रहा हूँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस यही ज़िंदगी में ध्यान रखना, कभी भी मायूस नहीं होना। तो इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा कि होकर ना मायूस, शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक बहोरे सूरज की तरह निकलते रहेगी, ठहरोगे एक पांव तो तक की जाओगे यारो, धीरे धीरे से ही, परंतु चलते रहिए, अंत में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई भी कटौती नहीं करे, और ये पूरी डिटेल में मैं आपको विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।